अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेलकम टू स्टोरी मोड। आज हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी हायरार्की, द रिले रेस ऑफ कंप्यूटर परफॉर्मेंस। इसका क्या मतलब है? इससे पहले हम लोगों ने मेमोरीज के रिलेटेड बहुत सारा टॉपिक पढ़ा हुआ है। आपको अगर आप जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। दो प्लेलिस्ट मिलेगा, एक आपको मिलेगा स्टोरी मोड COA और एक COA ऑल टॉपिक कवर या ऑल टॉपिक एक्सप्लेन वाला मिलेगा। तो आप स्टोरी मोड पे जाएंगे तो प्रीवियस स्टोरी मोड का तमाम वीडियोस आपको मिल जाएगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग प्रीवियस बहुत सा टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी जो मेमोरी से रिलेटेड पढ़ लिया है, जैसे कि मेमोरी हायरार्की से लेकर जो ऑनवर्ड्स हमने पढ़ा था, मेन मेमोरी पढ़ा था, कैश मेमोरी पढ़ा था, एसोसिएटिव मेमोरी पढ़ा था, वर्चुअल मेमोरी पढ़ा था, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स वगैरह पढ़ा था। ये सब को अब हम लोग एक जगह रैप अप करके और एक कंप्लीट ओवरव्यू देखेंगे हाई लेवल की, किस तरीके से आपस में ये कनेक्ट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। आज हम लोग समझेंगे कि मेमोरी हायरार्की जो हमने पढ़ा था, जो हमने टॉपिक शुरू किया था, उसको द रिले रेस ऑफ कंप्यूटर परफॉर्मेंस क्या मतलब है इसका, ये हम लोग समझेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं धमाकेदार वीडियो। अंडरस्टैंडिंग हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी वर्क टुगेदर टू कीप डेटा फॉलोइंग एफिशिएंटली इन कंप्यूटर सिस्टम। हमें ये बात ऑलरेडी पता है कि मेमोरी जो होता है वो बहुत किस्म का होता है, बहुत टाइप्स ऑफ मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद है, ठीक है। तो वो सब मेमोरी आपस में किस तरीके से काम करते हैं मिलजुल कर के कंप्यूटर सिस्टम एफिशिएंटली वर्क करे, इसी चीज को आज हम लोग समझेंगे। बिग पिक्चर, इमेजिन यू आर वाचिंग अ रिले रेस इनसाइड कंप्यूटर। मान के चलिए आप एक रिले रेस देख रहे हैं कंप्यूटर के अंदर। डेटा इज अ बैटन एंड इट नीड्स टू मूव फ्रॉम वन रनर टू अनदर एज क्विकली एज possible. So the program finish its lap without stumbling. The runners in the race are all the different kinds of memory, each with its unique speed and cost. क्या मतलब है इसका? मतलब आप समझिए कि रिले रेस, आपका रिले रेस में क्या होता है, एक दौड़ेगा दूसरे के पास जाएगा, वो आगे जाएगा, इस तरीके से रिले रेस होता है, राइट। तो यहाँ पर भी इस तरीके से चलता है कि डेटा को लेकर हर मेमोरी एक दूसरे के पास ट्रांसफर करता रहता है। मेमोरी हायरार्की इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर COA studies how these runners are trained, arranged and managed so that baton never drop. This arrangement is called memory hierarchy. यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर में हम लोग ये देखते हैं कि डेटा जो है अक्रॉस ऑल मेमोरीज किस तरीके से वो ट्रैवल करता है, किस सीक्वेंस में ट्रैवल करता है, उसको अरेंज कैसे करते हैं, उसको मैनेज कैसे करते हैं, ये सब टॉपिक्स हम लोग पढ़ते हैं मेमोरी हायरार्की में। ऑलरेडी हम लोग मेमोरी हायरार्की का टॉपिक्स डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम लोग उसको रिलेट करेंगे कि जो टॉपिक्स हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था वो आपस में मिलकर काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहला आता है मेमोरी हायरार्की में क्या, रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होता है हमें पता है, देयर इज अ टाइनी लाइटिंग फास्ट बिल्ट इन इनटू CPU, यानी एक छोटा सा मेमोरी है जो CPU के अंदर होता है। इसके बाद आता है कैश। कैश में होता है 3 लेवल, स्मॉलर बट फास्टर बिटवीन CPU एंड रैम। रैम और CPU के दरमियान में ये होता है जो कि कैश मेमोरी होता है और जिसका खुद का 3 लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। और तीनों में से जो लेवल 1 है उसका स्पीड, कॉस्ट और जो डिस्टेंस है CPU से वो करीब है इन कंपेयर टू 2 एंड 3, लेवल 2 एंड लेवल 3। इसके बाद आता है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी यानी रैम। रैम का मतलब क्या होता है, हमें पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, लार्ज बट स्लोअर देन कैश, यानी ये बड़ा तो है कैश से लेकिन स्पीड में कैश से कम है। इसके बाद आता है सेकेंडरी स्टोरेज, SSD और HDD, यानी लार्जर कैपेसिटी बट स्लोअर देन रैम। और इसके बाद आता है आर्काइवल स्टोरेज, वेरी लार्ज बट वेरी स्लो टेप्स वगैरह। अब यहाँ पर इन सब टॉपिक्स के ऊपर डेडिकेटेड हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जिसके ऊपर हमने डेडिकेटेड डिस्कस भी किया हुआ है कि रैम क्या होता है, कैश वगैरह एंड ऑल दैट क्या होता है, ठीक है। तो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखा है तो अभी आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, और उस वीडियोस को देख के आइए ताकि आप अच्छे से रिलेट कर सके स्टोरी बोर्ड में। द ट्रेड ऑफ, एज यू मूव डाउनवर्ड स्टोरेज गेट बिगर एंड चीपर बट स्लोअर। द आर्ट इज टू कीप द हॉटेस्ट डेटा क्लोज टू CPU सो इंस्ट्रक्शन फ्लो विदाउट डिले। यानी आप यहाँ पर ये देख सकते हैं इस पिक्चर में, बिग पिक्चर में, यानी जो हायरार्की है रजिस्टर, कैश, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी का, इसमें जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं ना, वैसे वैसे जो स्टोरेज साइज है वो बढ़ता जा रहा है और जो दाम है, जो कॉस्ट है इस कंपोनेंट का, हार्डवेयर कंपोनेंट का, वो कमता जा रहा है। सबसे लोएस्ट प्राइस किसका है, आर्काइवल आर्चिव स्टोरेज का, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद मेमोरी। सबसे ज्यादा दाम किसका है, रजिस्टर्स का। सबसे फास्ट क्या है, रजिस्टर्स है। तो ये बेसिकली इसलिए है कि जो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है, CPU के क्लोजेस्ट है, उसका कॉस्ट सबसे ज्यादा है और उसका साइज सबसे ज्यादा सबसे छोटा कम है। उसका रीजन क्या है कि कॉस्ट और स्पीड को बैलेंस करना। अगर रजिस्टर को बहुत बड़ा बना देंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। और रजिस्टर्स को क्यों छोटा रखा गया लेकिन क्यों करीब रखा गया, उसका पीछे रीजन ये है कि जब वो करीब रहेगा तो इजीली CPU से स्पीड में बात कर सकता है, लेकिन उसको बड़ा रखेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो लिहाजा उसको छोटा रख दिया गया, ठीक है। मेन मेमोरी क्या होता है, the workhorse. Main memory, your RAM, is like a busy backstage where actors wait for their cue. It holds everything the CPU needs right now. क्या मतलब ये कि मेन मेमोरी कुछ इस तरीके से है ना कि वो बैक स्टेज में, जब आप स्टेज के सामने देखते हैं कोई एक्टर वगैरह कोई परफॉर्म करते हैं या कोई बिजनेस चल रहा है, उसके फ्रंट
सरफेस में आप देखते हैं कि बिजनेस में ये काम चल रहा है, लेकिन उसका बैक स्टेज में बहुत सारा काम होता है, उसके बाद जाकर वो आउटपुट आपके सामने आता है। तो वो जो बैक स्टेज में इतना सारा काम होता है वो सब जो भी सीपीयू को चाहिए, यानी बैकग्राउंड में जो भी सीपीयू को चाहिए। अभी जैसे मैं आपको अब वीडियो देख रहे हैं, राइट, यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं, तो अब जब वीडियो यूट्यूब में देख रही है तो आउटपुट है ना, इनपुट तो आपने मार दिया, यूट्यूब वीडियो में सर्च किया आपने कोई टॉपिक और यूट्यूब ने आपके सामने वीडियो दिया, आप देख रहे हैं, आपने सिर्फ इनपुट दिया और आउटपुट आ गया, लेकिन इसके बीच में जो प्रोसेस हुआ ना पूरा, वो तो सीपीयू ने किया। अब सवाल ये है कि ये जो बैक स्टेज में सीपीयू ने प्रोसेस किया, तो सीपीयू के पास कुछ स्टोरेज या कुछ चीज नहीं होता, वो सिर्फ काम कर सकता है, उसके पास कुछ होता नहीं है, वो होता सब मेमोरी के पास है। तो सीपीयू को जो भी कुछ लगता है ना वो सब होल्ड मेमोरी करता है, यानी बैक स्टेज में जो भी सीपीयू का नीड है वो सब मेमोरी ही संभालता है। हमें पता है कि मेन मेमोरी में दो किस्म का रैम होता है, एक होता है डी रैम, एक होता है एसआर रैम, ये दोनों रैम होता है, और एक होता है रोम। हमें पता है डी रैम क्या होता है, डेंस बट स्लाइटली फॉरगेटफुलनेस वर्कर दैट नीड्स कांस्टेंट रिफ्रेशिंग। यानी हमें पता है कि डी रैम क्या होता है, वो नॉर्मल वाला रैम होता है जो हम लोग चलाते हैं, यानी डायनामिक रैम होता है, और इसमें रिफ्रेश की जरूरत पड़ता है। एस रैम क्या होता है, हमें पता है कि इसमें रिफ्रेश की जरूरत नहीं पड़ता और ये कैश में इस्तेमाल होता है, हमें पता है, ठीक है। रोम हमें पता है क्या होता है, परमानेंट इंस्ट्रक्शन लाइक बायोस एंड बूट वगैरह कंप्यूटर में, यानी रोम जो है वो रैम से अलग है। रैम में मेमोरी उड़ जाता है, यानी रैम में रिफ्रेश होता है, ये कंप्यूटर ऑफ करने से जो रैम के अंदर है वो उड़ जाता है, बट रोम में ऐसा नहीं होता। रोम में फिक्स्ड लेवल का कुछ इंस्ट्रक्शन और डेटा रहता है, और मोस्टली सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर, सिस्टम लेवल एप्लीकेशन या कॉन्फ़िगरेशंस रहता है, जैसे बायोस वगैरह हो गया कंप्यूटर बूट करने के लिए। डीआर वर्सेस एसआर रैम, ये भी हमें पता है कि डायनामिक रैम स्टोर्स ईच बिट्स इन अ सेपरेट कैपेसिटर दैट मस्ट बी periodically refreshed. It's cheaper, denser, making it ideal for main memory. Static RAM क्या होता है? Use flip-flop to store bits, so it does not change refresh. It does not need refresh. It's faster but more expensive, making it perfect for cache memory. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, राइट। इस तरीके से रोम वेरिएंट, रोम के बारे में, रोम के अंदर भी हमें पता है बहुत से टाइप्स ऑफ रोम है। याद रखिए मेन मेमोरी के अंदर, अगर आपने वीडियो नहीं देखा मेन मेमोरी का ना, तो उसमें हमने ये सब को बहुत डिटेल से डिस्कस किया है, जहां पर हमने एक एक चीज का एग्जांपल्स और डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक नहीं पता, आपने नहीं पढ़ा, तो अभी जाके पहले ये टॉपिक देखिए, उसके बाद आप इसको देखना। रोम में भी काफी सारा वेरिएंट होता है, हमें पता है। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी कम्स विद सेवरल फ्लेवर्स, यानी बहुत सारा टाइप्स होता है रोम में, हमें पता है। पी रोम एक होता है, ईपी रोम एक होता है, ईईपी रोम एक होता है, और फ्लैश मेमोरी एक होता है, ठीक है। ई रोम में क्या होता है, आमतौर पे वंस प्रोग्रामेबल, ये एक बार प्रोग्राम कर दिया आपने, उसको बदल नहीं सकते। ईपी रोम में क्या होता है, मोस्टली इरेजेबल तो है, यानी जो आपने लिखा वो इरेज हो सकता है, लेकिन यूवी लाइट से इरेज हो सकता है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज से। और ई प्रोम क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, यानी ई स्टैंड्स फॉर इरेजर, ठीक है। तो यहाँ पर इरेजर है यूवी लाइट से, और ये ई है यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, ठीक है। इलेक्ट्रिक की मदद से आप इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हो, रीराइट कर सकते हो। इसके बाद आता है फ्लैश मेमोरी, यानी मॉडर्न रीराइटेबल नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पता है। कैश, कैश के बारे में अगर आप देखिए, द सीक्रेट स्पैनर, कैश इज अ quick spinner stands between RAM and the CPU. It guesses what data the CPU will need next to keep it ready. यानी कैश बेसिकली क्या करता है ना, रैम के अंदर तो सब कुछ है, मेमोरी के अंदर पूरा डेटा जो भी सीपीयू का चाहिए वो तो रैम के अंदर है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सीपीयू को क्या चाहिए रैम में। अगर बार बार सीपीयू रैम के पास जाएगा ना, तो वो स्लो हो जाएगा, रैम क्योंकि बहुत दूर है, सीपीयू को एक्सेस करने में टाइम लगेगा, लेटेंसी बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा, परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। तो कैश क्या करता है ना, सीपीयू का जो फंक्शनिंग है उसका पैटर्न देखता है, और उसके बेसिस पे वो प्रिडिक्ट करता है कि किसको सीपीयू ने कितना इस्तेमाल किया। उस बेसिस में मैं पहले से कुछ डेटा अपने पास रखता हूँ, तो सीपीयू को अगर इनमें से कोई डेटा लगेगा तो वो मेरे से लेके चला जाएगा, क्योंकि हम उसके ज्यादा करीब है, तो परफॉर्मेंस इनहांस होगा, रैम के पास जाना नहीं पड़ेगा। तो ये होता है। और अगर प्रिडिक्शन, अब जैसे उसने प्रिडिक्ट किया कि ये मैं अपने पास रख रहा हूँ, सीपीयू मेरे से ले जाएगा, तो अब अगर किसी कैशे में ऐसे हो रहा है कि सीपीयू उससे ले नहीं रहा है, तो कैश का हिट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कैश उतना एफिशिएंट नहीं है। और अगर किसी में कैश हिट ज्यादा हो रहा है, बार बार कैश से सीपीयू ले रहा है, इसका मतलब कैश बहुत बढ़िया है। तो कैश का भी 3 लेवल होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। कैश के ऊपर भी हमने बहुत डिटेल से डेडिकेटेड वीडियो बनाया है ऑलरेडी, अगर आपने नहीं देखा आप वो देख सकते हैं। यहाँ पर वही बात लिखा हुआ कि कैश हिट वर्सेस कैश मिस। व्हेन सीपीयू फाइंड्स डेटा इन कैश, इट इज अ कैश हिट, एवरीथिंग फिल्स। अ मिस मीनिंग अ स्लोअर ट्रिप टू रैम। द गोल इज टू मैक्सिमाइज द हिट रेट, यानी आसान शब्दों में हम लोग चाहते हैं कि कैश हिट हो, ताकि सीपीयू बार बार कैश से बात करे, सीपीयू बार बार रैम से बात ना करे, क्योंकि रैम से बात करेगा तो परफॉर्मेंस खराब होगा, कैश से बात करे मतलब परफॉर्मेंस बढ़िया है। और भैया कैश का काम ही तो ये है ना, कैश तो बना ही इसलिए। कैश वाले टॉपिक में हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, राइट। कैश प्रिंसिपल्स क्या होता है, टेम्पोरल लोकेलिटी और एक होता है स्पेशल लोकेलिटी। क्या मतलब, रिसेंट एक्सेस डेटा विल लाइकली टू बी एक्सेस्ड अगेन सून, यानी ये बेसिकली एक स्ट्रेटेजी होता है कि जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा है, चांसेस है कि आगे जाके भी वो डिटेक्ट होगा। और इसके बारे में और इसका लॉजिक हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कैश वाले में बताया हुआ है। अब मजीद उसको देखें इन डिटेल जानने के लिए कि कैश कैसे काम करता है, कैश होता क्या है, और कैश, रैम और आप आपस में सब कैसे काम करते हैं, कैश से रिलेटेड वीडियो देख लीजिए आप, ठीक है। स्पेशल लोकेलिटी में क्या होता है, डेटा नियर रिसेंटली एक्सेस डेटा विल लाइकली बी एक्सेस सून, ठीक है। इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट वर्चुअल मेमोरी का। हमने वर्चुअल मेमोरी का भी ऊपर डिटेल डिस्कस किया हुआ है, और डिटेल हमने इसको कवर भी किया हुआ प्रीवियस वीडियोस में। और हमने साथ ये भी बताया था कि एक्चुअली में वर्चुअल मेमोरी टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ना कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर का, लेकिन कहीं ना कहीं ये सीओए से भी कनेक्ट होता है। दैट्स वन रीजंस व्हाई हमने डेडिकेटेड तकरीबन मेरे ख्याल से 20 से 30 मिनट का वीडियो उसमें भी
हमने डिटेल में वर्चुअल मेमोरी से रिलेटेड जो कुछ सीओए में होता है और इवन जो कुछ नहीं भी होता, ओएस में जो कुछ आप पढ़ते हैं वो भी हमने इसमें पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? द इल्यूजनिस्ट, यानी ये वर्चुअल मेमोरी का काम ही ये होता है कि छलावा जिसको कहते हैं। ठीक है, एक इल्यूजन देता है प्रोग्राम्स को। करता क्या है ये? व्हाट इफ प्रोग्राम नीड मोर मेमोरी देन योर फिजिकल है, यानी क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए प्रोग्राम को चाहिए 9 GB मेमोरी और आपके पास रैम 8 GB का है, तो क्या करेंगे आप? तब आता है इंटर्स वर्चुअल मेमोरी। तो फिर बेसिकली कंप्यूटर ओएस क्या करता है ना, एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करता है जिससे प्रोग्राम को लगता है भैया यहाँ तो 20-25 GB अभी रैम मौजूद है, जबकि फिजिकली आपका रैम सिर्फ 9 है। ठीक है, अब वो कैसे करता है वर्चुअल मेमोरी वाला वीडियो हमने डिटेल से डिस्कस किया है, आप जाकर उसको जरूर देखिए, तब जाकर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वर्चुअल मेमोरी क्या है, कैसे काम करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, एटसेट्रा। एंटर वर्चुअल मेमोरी, अ क्लेवर ट्रिक वेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज अ पार्ट ऑफ अ हार्ड ड्राइव एज इफ वेयर अ रैम। यानी आसान शब्दों में वर्चुअल मेमोरी की अगर मैं एक स्टेटमेंट में इसको क्लियर करूं कि वर्चुअल मेमोरी में ये चीज कैसे अचीव किया जाता है कि प्रोग्राम को दिखाया जाता है कि आपके पास ज्यादा मेमोरी है, वो इसके मदद से किया जाता है कि प्राइमरी स्टोरेज हमारे पास रैम होता है और सेकेंडरी स्टोरेज हमारे पास क्या होता है? एचडीडी या एसएसडी। तो एसएसडी, एचडीडी और रैम को मिक्स करके ही बेसिकली वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आता है और कहीं ना कहीं वो हेल्प लेता है सेकेंडरी स्टोरेज से भी। ठीक है, बाकी डिटेल के लिए आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तमाम जितने भी वीडियोस का मैं नाम दे रहा हूँ ना आपको, डिस्क्रिप्शन में इंडिविजुअल वीडियोस का भी लिंक आपको मिल जाएगा। यानी प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे ऑल टॉपिक एक्सप्लेन, उस पर तो मिल ही जाएगा, पूरा का पूरा टॉपिक मिल जाएगा आपको सीओए का। लेकिन ये जो स्पेसिफिक टॉपिक मैं भी बता रहा हूँ ना, ये जिस टॉपिक के ऊपर बेस्ड ये स्टोरी मोड है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंडिविजुअल वीडियोस का लिंक भी मिल जाएगा। हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है? वर्चुअल मेमोरी डिवाइड्स मेमोरी इनटू पेजेस, लोडिंग देम ऑन डिमांड व्हेन अ नीडेड पेज इजंट इन रैम, द पेज फॉल्ट ट्रिगर अ क्विक रिकवर फ्रॉम द डिस्क। आसान शब्दों में ये काम कैसे करता है, यहाँ पर मैंने बहुत सिंपल में बताया कि वर्चुअल मेमोरी क्या करता है? डिवाइड करता है मेमोरी को पेजेस में, लोड करता है जब उसका जरूरत पड़ता है, और जब उसका जरूरत पड़ता है और अगर पेज रैम में नहीं है तो इसका मतलब होता है पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट एक पर्टिकुलर स्टेट है वर्चुअल मेमोरी में जो मैंने पढ़ाया हुआ है, आप अगेन उसको देख लेंगे। पेज फॉल्ट जब होता है तो उसका मतलब है कि मेमोरी में जो चीज आप चाह रहे हो वो मेमोरी में नहीं है, इसका मतलब पेज फॉल्ट हो गया। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, बोलता है कि भैया मैं हैंडल करता हूँ, और वो क्या करता है? उसी चीज को हार्ड डिस्क से उठाता है और मेमोरी में लोड करता है, और फिर जो पुराना एग्जीक्यूशन रुका था जिसकी वजह से पेज फॉल्ट आया था वो कंटिन्यू हो जाता है। एंड पेज फॉल्ट हैंडलिंग, यहाँ पर मैंने उसके बारे में बताया भी है कि पेज फॉल्ट हैंडलिंग में क्या होता है? ऑकर्स सीपीयू ट्राई टू एक्सेस अ पेज दैट इज नॉट इन रैम। सीपीयू कोई चीज को एक्सेस करना चाहता है रैम में जो कि है ही नहीं रैम में, तो जाहिर सी बात है यहाँ प्रॉब्लम होता है। ट्रैप टू ओएस, अब कंट्रोल ट्रांसफर टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है कि भैया ठीक है, तुम जो चाह रहे हो सीपीयू वो रैम में नहीं है ना, टेंशन मत लो, तुम मेरे को दे दो कंट्रोल, मैं संभालता हूँ। तो सीपीयू क्या करता है? लोड पेज, ओएस ब्रिंग रिक्वायर पेज फ्रॉम द डिस्क टू रैम। ओएस क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हार्ड ड्राइव से वो चीज को निकालता है, रैम में डाल देता है। जैसे रैम में चला गया सीपीयू अपना काम कर सकता है, देन अगेन क्या हो जाता है? रिज्यूम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम कंटिन्यू व्हेन इट इज लेफ्ट ऑफ, जहां से रुका था वहीं से स्टार्ट हो जाता है। परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ अगर देखा जाए, यू फील लाइक यू हैव एंडलेस मेमोरी बट टू स्मॉल स्वैप्स स्लो थिंग्स डाउन। इफेक्टिव वर्चुअल मेमोरी सिस्टम बैलेंस द बेनिफिट ऑफ लार्ज मेमोरी स्पेस विद द परफॉर्मेंस कॉस्ट ऑफ पेज फॉल्ट। यानी आसान शब्दों में इससे फील ये होता है ना कि आपके पास बहुत ज्यादा स्पेस है, बहुत ज्यादा स्पेस है, क्योंकि जब जब आपको जरूरत पड़ रहा है आप तो हार्ड ड्राइव से उठा ही ले रहे हैं भैया, तो जरूरत मतलब काम तो आपका हो जा रहा है, तो इससे एक इल्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, डिटेल्स के लिए आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था एसोसिएटिव मेमोरी। एसोसिएटिव मेमोरी क्या होता है? द डिक्टेटिव, इसको पहले समझ सकते हैं। व्हाइल अ नॉर्मल मेमोरी फेच डेटा बाय एड्रेस, एसोसिएटिव मेमोरी कंटेंट एड्रेसेबल मैनेज मेमोरी, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी फाइंड्स डेटा बाय कंटेंट, लाइक आस्किंग अ लाइब्रेरियन फॉर द बुक विद अ रेड कवर इंस्टेड ऑफ द शेल्फ नंबर। इसको आसान शब्दों में ऐसे समझिए कि मेमोरी बहुत सारे किस्म का होता है, हमें पता है, बहुत सारे टाइप का भी होता है। उनमें से एक टाइप तो वर्चुअल, जैसे हमने पढ़ा, एक टाइप एसोसिएटिव मेमोरी भी है। एसोसिएटिव मेमोरी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेमोरी है जो ना वर्चुअल है, ना रैम है, ना अलग कोई है, ये एक अलग काइंड ऑफ मेमोरी है। और इसका मेजर डिफरेंस जो दूसरे मेमोरी से आता है, खास करके अगर बोले मोर स्पेसिफिकली रैम के साथ, जिसका मेजर डिफरेंस आता है वो ये आता है कि रैम में हम लोग क्या करते हैं? लोकेशन के बेसिस पे रैम को एक्सेस करते हैं। ठीक है, सीपीयू के ऊपर जितना भी टॉपिक हम लोगों ने पिछला 2, 20, 30, 40 वीडियो में पढ़ा है, उसमें यही हमने देखा है कि मेमोरी को एक्सेस किया रहता है लोकेशन के बेसिस पे। स्टैक पॉइंटर लोकेशन में पॉइंट करता है, लेकिन एसोसिएटिव मेमोरी में मेजर डिफरेंस ये आता है कि यहाँ पर आप लोकेशन के बेसिस पे एक्सेस नहीं करते, कंटेंट के बेसिस पे एक्सेस करते हैं कि कौन सा कंटेंट मौजूद है। इसीलिए हमने एग्जांपल दिया, लाइक यू आर आस्किंग अ लाइब्रेरियन। जब आप लाइब्रेरियन के पास जाते हैं तो आप उसको ये नहीं बोलते शेल्फ नंबर कहाँ है, मोस्ट ऑफ द टाइम उसको बताते हैं कि ये बुक या ये राइटर का किताब कहाँ मिलेगा। यानी आपने कंटेंट, कोई चीज जो आपको चाहिए उसका हवाला और उसका रेफरेंस दिया, ना कि कोई नंबर का रेफरेंस दिया। ठीक है, तो एसोसिएटिव मेमोरी में क्या होता है? कंटेंट बेस्ड सर्च होता है, फाइंड डेटा विद बाइट्स कंटेंट नॉट बाय लोकेशन, जैसे मतलब पता पैरेलल लुकिंग। अच्छा, जब ये कंटेंट को ढूंढता है, मान लीजिए आपने बता दिया कि मुझे XYZ चाहिए, अब वो उसमें कंटेंट ढूंढेगा, तो इसमें यानी एसोसिएटिव मेमोरी में क्या होता है ना, एक की और वैल्यू पेयर होता है, तो वो हर की को साइमल्टेनियसली पूरा सर्च करता है, जिससे इसका ऑर्डर ऑफ n यानी ऑर्डर ऑफ 1 हो जाता है इसका, जिससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 हो जाता है, यानी कांस्टेंट हो जाता है। और इस वजह से ये रैम से भी बहुत ज्यादा फास्ट होता है, क्योंकि रैम में क्या होता है, जैसे ही इनपुट साइज बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा, जबकि यहाँ एसोसिएटिव मेमोरी में इनपुट साइज में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो टेस्ट जो है, वो चेक जो है, वो सर्च जो है, वो साइमल्टेनियसली करता है। और अगर
इस बारे में आपको भी नहीं समझ में आ रहा है तो एसोसिएटिव मेमोरी का वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो आप देख लीजिए, आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा क्या है एसोसिएटिव मेमोरी, कैसे काम करता है। और मैंने कंपेयर वगैरह सब किया है, रैम रोम सबके साथ कंपेयर किया है एसोसिएटिव मेमोरी के बारे में, जो डेडिकेटेड वीडियो एसोसिएटिव मेमोरी के ऊपर है, तो आप उसको देख सकते हैं। एक्सपेंसिव, इसका एक्सपेंसिव जाहिर सी बात है ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक ही जर्नल नहीं है। एसोसिएटिव मेमोरी जो है ना, ये जर्नल काम के लिए नहीं बना है, जबकि हमारा रैम जर्नल काम के लिए बना है। ये स्पेसिफिकली सर्चिंग वगैरह के लिए, डेटाबेस वगैरह के लिए या कंप्यूटर विजन वगैरह वर्क के लिए बना है मोस्टली, ठीक है। परफेक्ट एप्लीकेशन, दिस इज अ परफेक्ट फॉर अ थिंग लाइक कैश लुकअप और अ रैपिड डेटाबेस सर्च वेयर यू नीड टू फाइंड स्पेसिफिक डेटा क्विकली, जैसे मैंने पहले ही कहा। इम्प्लीमेंटेशन इन कैश, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैश में भी होता है। इन कैश सिस्टम एसोसिएटिव मेमोरी इज यूज्ड फॉर टैग कंपैरिजन। व्हेन द सीपीयू रिक्वेस्ट डेटा, द कैश चेक ऑल द टैग्स साइमल्टेनियसली टू सी इफ रिक्वेस्ट डेटा इज प्रेजेंट। यानी इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं कि एसोसिएटिव मेमोरी जो है ना, वो कैश के अंदर भी इस्तेमाल होता है। और जब सीपीयू कोई चीज रिक्वेस्ट रेज करता है ना कि मुझे लेट्स से मुझे चाहिए XYZ चीज, तो सीपीयू क्या करता है, वो सर्च की को, यानी कैश क्या करता है, वो सर्च की को चेक करता है उस की से कि पूरा अपना उसके अंदर जितना भी और डेटा है सब में चेक करता है कि ये XYZ है कि नहीं। अगर है तो सीपीयू को दे देता है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि ये कैश के अंदर एसोसिएटिव मेमोरी और ये सर्च करता है, और एसोसिएटिव मेमोरी का तरीका ये है सर्च करने का कि वो पैरेलल सर्च करता है, यानी साइमल्टेनियसली सर्च करता है। यानी अगर मेरे पास 1000 रिकॉर्ड है ना, तो एक ही सेकंड में 1000 रिकॉर्ड दे देगा, वो हर सेकंड में एक रिकॉर्ड नहीं लगेगा उसको। दैट्स वन रीजंस व्हाई कैश इतना फास्ट भी होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग ये पढ़े थे कि ये जो ऊपर वाला हम लोग जितने भी मेमोरी का टाइप्स पढ़े थे, मेमोरी हायरार्की पढ़े थे, जो भी कुछ पढ़े थे ना मेमोरी से रिलेटेड, रैम रोम बोम, वैसे बोम तो कुछ नहीं होता, रैम रोम वगैरह जो भी हम लोग पढ़े थे, वो सबको मैनेज कैसे करते हैं और ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, और मेमोरी मैनेजमेंट का टेक्निक क्या होता है। तो इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक डेडिकेटेड वीडियो टाइटल के साथ उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाके अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इस पे डेडिकेटेड वीडियो जो है वो देख सकते हैं। उसको देखने, अगर आपको ये टॉपिक मतलब ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया है और ये आपको नहीं पता, तो आप वो वीडियो पहले देख सकते हैं, ताकि ये जो हमारा स्टोरी मोड है ना, यहाँ पर आप इस पे फोकस ना करें कि यार समझ नहीं आया, आप इस पे फोकस करें, अच्छा ये तो ऐसे कनेक्ट हुआ है, ठीक है। क्योंकि स्टोरी मोड का मकसद टॉपिक समझाना नहीं है, याद रखिए। स्टोरी मोड का मकसद है टॉपिक को रिलेट करवाना, टॉपिक को कनेक्ट करवाना। तो कनेक्ट करने के लिए पहले आपको जानना जरूरी है। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई स्टोरी मोड बाद में आता है, और ऑल सीओए ऑल कवर एक्सप्लेन जो है, ऑल टॉपिक एक्सप्लेन है, वो पहले अपडेट होता है, ठीक है। तो मेमोरी मैनेजमेंट हमने पढ़ा था, द ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेज स्टेज मैनेजर डिसाइड हु गेट्स व्हिच मेमोरी सीट्स एंड क्लीनिंग अप व्हेन प्रोग्राम इज लीव। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ डिसाइड करता है कि किसको मेमोरी देना है, कितना मेमोरी देना है, कब देना है, कब साफ करना है, XYZ, ठीक है। तो इस पे कंटिन्यूअस मेमोरी होता है, यानी कंटिन्यूअस एलोकेशन होता है। इस तरीके से नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन भी होता है, इस तरीके से पेजिंग होता है, यहाँ पर सेगमेंटेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन क्या होता है, गिव्स ईच प्रोग्राम वन सॉलिड ब्लॉक सिंपल बट प्रोन टू गैप, यानी आसान शब्दों में फिक्स ब्लॉक देता है आपको। अब मान लीजिए आपको ब्लॉक दिया 5 बिट का, आपको जरूरत है 2 बिट का, 3 बिट वेस्ट चला जाएगा, 3 बिट कोई और प्रोग्राम इस्तेमाल नहीं कर सकता, दिस इज द रूल। इसके बाद आता है पेजिंग। पेजिंग में क्या होता है कि ब्रेक मेमोरी इनटू फिक्स पेज, यानी मेमोरी को तोड़ता है एक फिक्स पेज के अंदर। और सेगमेंटेशन क्या होता है कि डिवाइड्स मेमोरी इनटू वेरिएबल साइज सेगमेंट। अगर आप मेमोरी मैनेजमेंट वीडियो देख रहे हैं डायरेक्ट जाके, तो उससे पहले आपको वर्चुअल मेमोरी देखना जरूरी है, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी के अंदर जो पेजिंग है और जो सेगमेंटेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट है ना, वो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो उसके बाद ही आपको मेमोरी मैनेजमेंट का टॉपिक मिलेगा। इसलिए मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि प्लेलिस्ट को नीचे से शुरू करिए, यानी स्टार्टिंग से देखिए, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिले, ठीक है। इसके बाद आता है बैटलिंग फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, यानी वेस्टेज वगैरह के बारे में आता है। द ओएस मस्ट बैटल फ्रेगमेंटेशन दोस स्पेसिफिक गैप्स इनसाइड और बिटवीन द ब्लॉक्स ऑफ द मेमोरी इज अ वेस्ट स्पेस। यानी फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, 2 किस्म का होता है, एक होता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक होता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है ना कि वेस्ट स्पेस विद इन द एलोकेटेड ब्लॉक, यानी जैसे मैंने ऊपर कहा था कि कॉन्टिग्यूअस में ये होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, आपको फिक्स ब्लॉक 6 बिट का दे दिया गया, आपको इस्तेमाल करना है 4 बिट, 2 बिट वेस्ट हो गया, ठीक है। ये बिट आपके लिए, यानी ये जो स्पेस था 6 बिट का, ये आपको ही एलोकेट हुआ था, बट आपने 4 इस्तेमाल किया, 2 वेस्ट हो गया। ये है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कब होता है कि जब डायनामिकली मेमोरी एलोकेट किया जाता है। उसमें क्या होता है ना कि वेस्ट स्पेस बिटवीन एलोकेटेड ब्लॉक्स, यानी होता ये है कि मान लीजिए आप इसमें डिवाइड करते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, या आप बोल सकते हैं नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशंस। यहाँ पर नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन मैंने नहीं दिया है, बट आप वो वीडियो देखेंगे यानी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक वाला, तो वहां पर नॉन कॉन्टिग्यूअस भी है, एक कॉन्टिग्यूअस है। नॉन कॉन्टिग्यूअस में क्या होता है ना कि डायनामिकली मेमोरी एलोकेट होता है, और वो कैसे होता है ना कि मेमोरी को स्प्लिट किया जाता है। मान लीजिए एक मेमोरी है 10 बिट का, उसको आपने, या मान लीजिए 12 बिट का है, उसको आपने 3 बिट में डिवाइड कर दिया, तो 3 into 4 को 4 ब्लॉक बन गया मेमोरी का 3-3 बिट का। अब मान लीजिए आपको 2 बिट इस्तेमाल करना है, 2-2 बिट इस्तेमाल करना है, तो 2 ब्लॉक आपने उठाया जिसमें 3 बिट था, लेकिन आपको 2 इस्तेमाल करना था। तो हुआ यहाँ पर ये कि 1 बिट वेस्ट हो रहा था, तो वो 1 बिट वेस्ट हुआ और यहाँ का 1 बिट वेस्ट हुआ, और बचा कितना हुआ था, मान लीजिए वहां और 2 एक्स्ट्रा बचा हुआ था, तो ये 2 आपस में मिल जाएगा, और वो 2 आपस में मिल जाएगा, मिलकर 4 बिट हो जाएगा। तो बेसिकली डायनामिक में और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में ये होता है, और ये फ्रेगमेंटेशन को कम करने का टेक्निक है बेसिकली, ठीक है। हम आई नो कि अगर आप पहली बार ये टेक्निक्स वगैरह सुन रहे हैं तो आपके ऊपर से बाउंसर ही मारा होगा, तो हाईली रिकमेंड कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वो डेडिकेटेड वीडियो जरूर देख लीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। कंपैक्शन, मूविंग प्रोसेस टुगेदर टू फ्री ब्लॉक्स, यानी कंपैक्शन में क्या होता है कि वो जैसे मैंने बताया कि छोटा छोटा जो ब्लॉक बच रहा है, 1-1 बिट का, 2-2 बिट का, उन सबको जो सेम साइज का
है, एक जगह करके एक बड़ा बिट बना दिया जाता है, ठीक है। इन सबको डिटेल में हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ। मेमोरी एलोकेशन स्ट्रेटेजीज, जैसे मैंने बताया मेमोरी एलोकेशन स्ट्रेटेजीज में डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर फिटिंग फ्री मेमोरी ब्लॉक्स। हाँ, इसमें अब क्या है कि जो कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन है ना, उसके अंदर बहुत सारा तरीका आता है, जैसे कि फर्स्ट फिट आता है, बेस्ट फिट आता है, वर्स्ट फिट आता है, ठीक है। ये सब हमने डिटेल में बहुत डिस्कस किया। जाहिर सी बात है सबको मैं यहाँ डिटेल में डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो 2 घंटे का बन जाएगा। सो आई डोंट वांट दैट, क्योंकि ये स्टोरी मोड का मकसद ही है कि आप रिलेट कर सके, ना कि आप टॉपिक समझ सके, राइट। टॉपिक समझने के लिए डेडिकेटेड मैंने बनाया हुआ। तो मेमोरी मैनेजमेंट यहाँ पर होता है। उसके बाद क्या होता है, मेजरिंग द रेस। यानी अब देखिए यहाँ पर हमने किया क्या, हमने सबसे पहले मेमोरी हायरार्की में हायरार्की देखा कि अच्छा ये बेसिकली मेमोरी का हायरार्की इस तरीके से है, ठीक है, यानी इसी ऑर्डर पे है हायरार्की, ठीक है। इसके बाद हमने समझा मेन मेमोरी होता क्या है, उसमें क्या क्या है, जो आपने ऑलरेडी वीडियोस देख के समझ गए होंगे। तो आपको पता चलेगा कि मेन मेमोरी क्या है, ये एक वर्क हाउस की तरह है मेन मेमोरी, इसको आप इस तरीके से लेके चले। कैश क्या है, कैश को आप मान सकते हैं सीक्रेट स्प्रिंट, यानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं ना खुफिया तरीके से काम करता है, यानी एक्चुअली में तो डेटा रोम रैम के पास है, लेकिन कैश क्या करता है, वो देखता है कि जो चीज इजिली सीपीयू इस्तेमाल कर रहा है फ्रिक्वेंटली, हम अपने पास रखते हैं ताकि परफॉर्मेंस बढ़ा सके, यानी कि इंटरमीडिएटर आप बोल सकते हैं। इसके बाद आता है वर्चुअल मेमोरी, जो इल्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है, इसका एक अपना अलग काम। इसके बाद एसोसिएटिव मेमोरी, जो आप बोल सकते डिटेक्टिव, या आप इसको बोल सकते हैं कि स्पेशलिस्ट, आप इसको कह सकते हैं कि स्पेशल काम के लिए आता है ये। उसके बाद हमने पढ़ा मेमोरी मैनेजमेंट, यानी ये सब जो चीज है कभी भी अगर इनमें से किसी को भी इस्तेमाल करेंगे तो भाई मैनेज करना पड़ेगा मेमोरी। और जब हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो वहां पर इन सब मेमोरी के साथ दो प्रॉब्लम आ सकता है, कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन और नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन। और चाहे कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन हो या नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन हो, उसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, कभी इंटरनल होगा कभी एक्सटर्नल होगा। तो इंटरनल का भी आपको स्ट्रेटेजी पता होना चाहिए। इंटरनल में क्या आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट। और एक्सटर्नल में क्या आता है, पेजिंग और सेगमेंटेशन वगैरह आता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद जब इतना सब कुछ हो गया, हमने फाइनली मेमोरी को तो बना लिया ना, यानी सब मेमोरी को सेट भी कर दिया, कौन सा मेमोरी में कैसे फिक्स होगा, कौन सा बेस्ट फिट है, ऑप्टिमाइजेशन आप बोल सकते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट में ऑप्टिमाइज करते हैं हम लोग, तो ऑप्टिमाइजेशन हमने कर लिया। तो अब क्या बाकी है लास्ट में, ऑफ कोर्स मेजर करना बाकी है ना। जब ऑप्टिमाइज वगैरह सब कर दिया, आप सामान रेडी, आप एक कंप्यूटर बना रहे हैं, आपने पूरा कंप्यूटर बना दिया, तो भैया उसको टेस्ट भी तो करेंगे ना। तो टेस्ट कैसे करेंगे, यस, इसीलिए हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था टेस्ट करने में, मैट्रिक्स एंड परफॉर्मेंस। तो मेजरिंग द रेस, अब हम लोग टेस्ट करेंगे कि जो हमने बनाया है वो है कैसा। तो जज परफॉर्मेंस, इंजीनियर ट्रैक्स मैट्रिक्स लाइक। तो इसको जज करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम को जज करने के लिए, खास करके सीपीयू मेमोरी वगैरह को, इंजीनियर्स ने कुछ स्केल रखा है कि इन स्केल के बेसिस पर ही आपको मेजर करना है, जिससे आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस पता चलेगा। जिसमें स्केल करने में आप इंडिविजुअल कंपोनेंट को भी स्केल करेंगे और ओवरऑल को भी स्केल करेंगे, ठीक है। स्केल करने में क्या होता है, लेटेंसी देखा जाता है आपका, कि हाउ लॉन्ग टू फेच डेटा, डेटा को लेने में कितना टाइम लगता है। थॉटपुट पर सेकंड, यानी टास्क पर सेकंड कितना हो रहा है यूनिट, ये देखा जाता है। ये भी मैट्रिक्स आपका मेजर होता है। इसके बाद सीपीयू और मेमोरी दोनों का, यानी अलग अलग सीपीयू कैसे यूटिलाइज कर रहा है, मेमोरी कैसे यूटिलाइज कर रहा है रिसोर्स को, ये दोनों देखना पड़ता है। इस सब वजह से सीपीयू कितना एफिशिएंट है या मेमोरी कितना एफिशिएंट है। इसके बाद आपको कैश हिट रेट देखना पड़ता है। कैश हिट रेट आपका क्या परसेंटेज में होता है, यानी कितना परसेंट कैश फाउंड हो रहा है, यानी हिट रेट कितना है वो परसेंटेज में आएगा। और फिर स्केलेबिलिटी आता है। स्केलेबिलिटी में क्या आता है कि आपका सिस्टम कितना अच्छा है कि जैसे जैसे सिस्टम बड़ा हो रहा है तो वो अडॉप्ट करते जा रहा है, प्रॉब्लम नहीं हो रहा, ब्रेक नहीं हो रहा, क्रैश नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 मेजर्स देखा जाता है, जिसके थ्रू आप कह सकते हैं कि अगर इन 4-5 में अच्छा परफॉर्म करता है आपका पीसी, आपका कंप्यूटर, आपका सिस्टम, तो आप बोल सकते हैं कि ये एक अच्छा ऑप्टिमाइज सिस्टम है। परफॉर्मेंस एनालिसिस, दीज नंबर टेस्ट डिजाइनर इफ द हायरार्की इज बैलेंस्ड और नीड ट्यूनिंग। यानी ये जो चीज है, ये जो 5 चीज मैंने बताया ना, इसको चेक करने के बाद इंजीनियर समझते हैं कि जो बैलेंस हमने किया था, यानी जो सिस्टम है, जो हायरार्की है, ये जो हायरार्की हमने पढ़ा ना, ये बैलेंस, और इसके अलावा सीपीयू वगैरह जो बनाते हैं वो सब कुछ, वो उसमें ट्यूनिंग का जरूरत है या वो बैलेंस है, वो ठीक है। हाई कैश हिट रेट एंड लो लेटेंसी इंडिकेटिंग गुड परफॉर्मेंस। आसा एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है कि अगर लेटेंसी कम हो और कैश हिट रेट ज्यादा हो, इसका मतलब है कि आप अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है आपका सिस्टम। While frequently page fault suggests memory pressure, यानी अगर बार बार पेज फॉल्ट हो रहा है तो इसका मतलब है मेमोरी में गड़बड़ है। यानी अब आप समझ रहे हैं ना कि लेटेंसी अच्छा है, कैश हिट रेट अच्छा है, तो मान लीजिए इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा सिस्टम वैसे ही सही है। लेकिन अगर इन दोनों को अच्छा होने के बाद फ्रीक्वेंसी में अगर आप देखते हैं कि पेज फॉल्ट ज्यादा फ्रीक्वेंट हो रहा है, फ्रीक्वेंटली पेज फॉल्ट हो रहा है, तो मेमोरी यूटिलाइजेशन का प्रॉब्लम आएगा। यानी लेटेंसी हिट तो ठीक है, कैश वगैरह तो ठीक है, लेकिन दूसरा कंपोनेंट में प्रॉब्लम है। तो इससे होता ही है ना कि डायग्नोसिस करने में आसानी होता है। जैसे डॉक्टर जब आते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, आपको पूरा डायग्नोसिस करता है ना, एक बार में डॉक्टर को प्रॉब्लम पता नहीं चलता है। तो डायग्नोसिस करने के बाद आप मालूम करते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, तो बाकी चीजों को छोड़ दो, इस पे फोकस करो, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपका प्रॉब्लम पेट में है, तो पेट में तो बहुत सारा चीज होता है ना, डॉक्टर ऐसे थोड़ी सब में चीरा मारना, काटना, वरना स्टार्ट कर देगा। वो पहले आइडेंटिफाई करेगा कि भाई अपेंडिक्स प्रॉब्लम है, लिवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, क्या है प्रॉब्लम आपका। जब वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगा, फिर स्पेसिफिक उसके साथ वो डील करेगा, चाहे दवा देना हो, ऑपरेशन हो, जो भी हो। तो वैसे यहाँ डायग्नोसिस करते हैं बेसिकली इंजीनियर्स। और डायग्नोसिस करने के बाद जिन कंपोनेंट में पता चलता है कि भाई यहाँ पर ट्यूनिंग का जरूरत है या बैलेंस नहीं हो रहा, वहां पर जाके वो काम करते हैं। फिर इससे क्या
होता है, काम आसान हो जाता है। हिट एंड ट्रायल नहीं है कि भाई इसको भी ट्राई करते हैं, इसको भी ट्राई करते हैं, ऐसे नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये सब जब साथ में आप जोड़ देते हैं ना, बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता है वो सिस्टम। बेंचमार्किंग, स्टैंडर्ड टेस्ट लाइक SESPEC बेंचमार्क हेल्प्स कंपेयर डिफरेंट मेमोरी सिस्टम एंड कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडिंग ऑब्जेक्ट मेजर परफॉर्मेंस। यानी इसके लिए बहुत सही है, प्रोफेशनली इसको करने के लिए बहुत सा चीज भी होता है, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर वगैरह होता है, बहुत सा चीज होता है जिससे आप प्रोफेशनली बेंचमार्क वगैरह देख सकते हैं। Why COA cares? Memory hierarchy is a center to COA because it dictates how the CPU interact with every other component. A slow memory system can cripple even if the fast processor। यानी मेमोरी हायरार्की का फर्क ही क्यों है, मैटर ही क्यों पड़ता है? मैटर इसलिए है क्योंकि मेमोरी सीपीयू, जो मेमोरी हायरार्की है ना, यही बेसिकली डिसाइड करता है कि सीपीयू कैसे काम करेगा। इवन अगर सीपीयू आपका बहुत फास्टर है, बहुत अच्छा है, लेकिन हायरार्की ठीक नहीं है ना, तो परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। द फंडामेंटल ट्रेड ऑफ क्या है? फ्रॉम द रजिस्टर इनसाइड द सीपीयू डाउन टू द मैग्नेटिक टेप इन द डेटा सेंटर, एवरी लार्ज रिफ्लेक्ट इज ट्रेड ऑफ अमंग स्पीड, साइज एंड कॉस्ट। यानी सब कुछ जो भी कंप्यूटर में है, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, वो स्पीड, साइज और कॉस्ट के इर्द गिर्द ही घूमता है। सिस्टम डिजाइन इम्पैक्ट, मेमोरी हायरार्की डिजाइन इफेक्ट। यानी मेमोरी हायरार्की जब डिजाइन करते हैं ना प्रॉपर, तो क्या क्या इफेक्ट होता है? मोस्टली 4 होता है। सबसे पहले प्रोसेसर का परफॉर्मेंस, आपका हायरार्की अच्छा है तो प्रोफेसर बोल रहा हूँ, प्रोसेसर का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। सिस्टम का कॉस्ट मैटर करता है, जैसे मैंने इससे पहले भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया है मेन मेमोरी में। पावर कंजम्पशन मैटर करता है और यूजर एक्सपीरियंस मैटर करता है, ठीक है, ये 4। फ्यूचर कंप्यूटिंग, इन शॉर्ट द मेमोरी हायरार्की इज द ग्रैंड कोरियोग्राफी ऑफ द कंप्यूटर परफॉर्मेंस अंडर इट रिवील्स व्हाई योर फोन ओपन्स ऐप इंस्टेंटली, हाउ सर्वर jiggles huge database and why future computing breakthrough quantum neuromorphic और अदरवाइज विल स्टिल विसल विद द कीप ऑफ बैटन नेक्स्ट। यानी आसान शब्दों में यह है कि भाई मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और आने वाले फ्यूचर वाले चीजों को भी मेमोरी ऑपरेट करता है, क्वांटम कंप्यूटर और दीगर टॉपिक्स में, ठीक है। तो इस वजह से आप देखते हैं कि 3 चीजें मेजरली हम लोग पढ़ते हैं सीओए में, सीपीयू, मेमोरीज एंड आईओ। आईओ इसलिए सिर्फ पढ़ते हैं ना कि भाई इनपुट देंगे तो उसी के मदद से, यानी हम लोग तो कंप्यूटर से इंटरेक्ट उसी के मदद से करेंगे ना। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट भी करना कि कैसा लग रहा है स्टोरी मोड।